तो शुरू करें इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस। पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है ये, और काफी इजी में मैं आपको समझाऊंगा। पहले समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट का मौका मैं बाद में दे दूंगा। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है, हमको जो भी एक काम की इंफॉर्मेशन लगती है उसको हम नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन भी करते हैं, अगर कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है तो भी नोट करते हैं। अगर स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेने जाता है तो उसका एडमिशन नंबर, उसकी फीस जमा है कि नहीं, ये सब भी स्टोर करना पड़ता है। तो इन सब चीजों को स्टोर करने का जो पैटर्न है वो बदलता गया समय के साथ। मतलब एक तरह से डेटा बेस, मतलब वो जगह जहां पे हम डेटा को रखते हैं, बेस डेटा का, वो बदलता गया टाइम के साथ। और वो कैसे कैसे बदला उसको हम देखने वाले हैं। 1960 के पहले तो कुछ नहीं था, मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग थी। मतलब पेपर बेस्ड डेटा था। जब कंप्यूटर नहीं था तो लोग फाइल, रजिस्टर और कैबिनेट्स का इस्तेमाल करते थे। इसमें डेटा फाइंड करना थोड़ा स्लो और डिफिकल्ट होता था, क्योंकि टाइम पीरियड के लगा दिए स्टैम्प रजिस्टर के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक का डेटा इसमें है, ये है, तो उस हिसाब से देखा जाता था। बैंक के कस्टमर्स, उनके लेजर अकाउंट, शॉपकीपर की सेल्स, ये सब नोट उसमें रखा जाता था। फिर आया हमारा फाइल बेस्ड सिस्टम। ये 1960 से अर्ली 1970s तक चाहिए। ये अर्ली कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम था। इसमें कंप्यूटर जो है वो डेटा को स्टोर करता था सिंपल फाइल्स में और स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स मान लीजिए इस तरीके से डेटा को स्टोर करना है कि स्टूडेंट टेबल है मान लीजिए, उसमें हमने नाम, रोल नंबर, क्लास रख लिया। ऐसे ही अदर अलग लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। पर इसमें डेटा स्टोर तो हो जाता था, लेकिन प्रॉपर कोई तरीका नहीं था कि डेटा को हम सर्च करें, एडिट करें या मैनेज करें। मान लीजिए हजारों लाइंस में डेटा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर स्मॉल पार्ट में डेटा को रखेंगे तो बहुत आसान है इसको स्टोर करना, लेकिन लार्ज फॉर्म में दिक्कत होती थी, ठीक है। और डेटा डुप्लीकेशन भी था, क्योंकि इसमें कोई ये तो था नहीं कि मान लीजिए अब ये है तो दोबारा नहीं आ सकता, हमने सेम यही डेटा फिर से चढ़ा दिया। हम भूल गए थे कि हमने इसको चढ़ाया था कि नहीं चढ़ाया, तो हमने फिर लिख दिया, अब डेटा डुप्लीकेट हो गया, बाद में समस्या आ रही, इतना तो गले में पैसा नहीं जितनी एंट्री मार दी है, ठीक है। तो ये दिक्कत आ रही थी। डेटा को ढूंढना, अपडेट करना मुश्किल था, काफी ज्यादा समय इसी में चला जाता था, ठीक है। फिर हमारा आया हायरार्किकल एंड नेटवर्क डेटाबेसेस, जो कि 1970 से 1980 तक आया। इसमें डेटा को हम हायरार्किकल फॉर्म में और लिंक्ड नोड फॉर्म में करते थे। मान लीजिए एक डेटा को, ये है एग्जांपल, मान लीजिए कि हमने एक बुक स्टोर खोला, तो हमने बुक स्टोर में हमने लगाया हमारे पास फिक्शन की बुक है, उस फिक्शन में हमारे पास मिस्ट्रीज की बुक है, उसमें शर्लॉक होम्स की भी है और किसी अदर ऑथर की भी है। फिक्शन में मिस्ट्री के साथ स्टोरी भी है। और इस तरीके से हमने डेटाबेस को बनाना शुरू किया कि एक चीज के अंदर दूसरी चीज, दूसरी चीज के अंदर और भी बाइफर्गेशन कर दी है, ठीक है, हायरार्किकल वे में। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड था मैनेज के लिए। अब मान लीजिए ये ट्री यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से और डाइवर्स हो गया, और डाइवर्स हो गया, हमें इसको ढूंढना है तो हमें पहले ढूंढ के यहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ से हम अंदर पार्ट करते हुए तब हम वहां पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया और मॉडिफाई हो गया हार्ड करना, पर आया तो था ही। फिर आया हमारे पास सबसे बड़ी चीज, रिलेशनल डेटाबेस। 1980 से लेके आज तक एकदम कटाक्ष ब्रह्मांड का एकदम इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाया गया रिलेशनल डेटाबेस की, मजा आ गया। इसमें हम डेटा को टेबल में रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर करते थे, जो मैंने दिखाई। ये आपकी रो और ये आपके कॉलम। रो कॉलम में डेटा को सेव करते थे। बहुत इजी था स्टोर करना, डुप्लीकेसी भी रोक सकते थे, सर्च करना, डेटा को मैनेज करना, अपडेट करना बहुत आसान था। यहाँ तक कि आजकल हम लोग जो माई एसक्यूएल इस्तेमाल करते हैं, ओरेकल एसक्यूएल इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारे डेटाबेस टेबल्स की फॉर्म में डेटा को रखते हैं। ये आज भी इस्तेमाल होता है डेटा को स्टोर रखने के लिए। डेटा डुप्लीकेट नहीं होता है, फास्ट सर्चिंग होती है, इजी टू अपडेट होता है। देखिए माई एसक्यूएल और ये सब स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, बिजनेसेस में, कंपनीज में, हर जगह ये इस्तेमाल होता है। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस और नो एसक्यूएल डेटाबेस, 1990 से 2000। ये क्या बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इमेजेस, वीडियोस और वेब डेटा को इस्तेमाल करने के लिए होता है। मान लीजिए आप कोई इमेज या वीडियो सेव करना चाहते हो, तो वो एक जगह पे जाके स्टोर हो गई। उसे कॉल कराने के लिए, स्टोर करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का इस्तेमाल करते थे। अगर नो एसक्यूएल डेटाबेस का नाम ले लें तो मंगो डीबी और फायरबेस है। ये बहुत ही लार्ज और फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर्स को हैंडल कर सकते हैं वेबसाइट और ऐप के लिए। फॉर एग्जांपल जो सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम है, इसमें मिलियंस ऑफ पोस्ट, इमेजेस एंड वीडियोस पड़ते हैं। वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का। इसका बनने का समय, मतलब यूज़ का समय ये था, यूज़ तो अभी भी होते हैं कई जगह। फिर अब जो एकदम प्रचलन में है वो है हमारा क्लाउड और बिग डेटा बेसेस।
कंपनीज जो है वो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा क्लाउड सर्वर्स पे रखती हैं, गूगल क्लाउड, AWS, एज्यूर है, कई सारी चीजें। तो ये क्या होता है, हमारा डेटाबेस एक तरह से क्लाउड पे है, जहां से चाहे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, हमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन रहने की जरूरत नहीं है। उस क्लाउड डेटाबेस को हम घर बैठे अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट चाहिए तो एक लॉगिन। ठीक है। बिग डेटा टूल्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन जो भी हमारी स्टोर है उसे बहुत क्विकली रिट्राइव करते हैं। AI, मशीन लर्निंग और डिसीजन मेकिंग में बिग डेटा और क्लाउड का डेटाबेसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 2010 से लेकर अभी तक भी इसमें काम चल रहा है। जैसे अमेजोन हमको रिकमेंड करता है प्रोडक्ट हमारी प्रीवियस शॉपिंग हिस्ट्री पे, कहीं ना कहीं ये क्लाउड और बिग डेटा का है कि उसने स्टोर कर रखा है, हाँ, ये खरीदता है, देखो प्रीवियसली वो आउट खरीदा था ना, बता नहीं रहे हो है। गूगल में हम लोग कई सारी चीज़ें सर्च करते हैं तो वो हल्की कैचे की फॉर्म में स्टोर करते हैं और हमें उसी बेस्ड पे, हमारे इंटरेस्ट बेस्ड पे चीज़ों को दिखाते हैं। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा कि इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस कैसे हुआ है और आप इसको पेपर में कर पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, हैव अ नाइस